हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। इससे पहले ही हम लोग अपने 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5th चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर करना है विद नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना आधा चैप्टर कल कंप्लीट कर चुके हैं और आधा चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो रोपड़ कृषि को हम लोग बागानी कृषि भी कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। मतलब कि वो फसलें जो बाग में तैयार होती हैं उन्हें हम रोपड़ कृषि कहते हैं। यह रोपड़ कृषि एक फसली कृषि है जो बड़े पैमाने पर एकल रूप में की जाती है। मतलब कि इसमें जो पेड़ हैं वो तो सालों साल रहते हैं, लेकिन फसल साल में एक बार ली जाती है। इन्हें हम लोग इसीलिए फसली कृषि कहते हैं और ये एकल रूप में होती है। मतलब कि जब बाग लगाया जाता है, जैसे कि आम का ही बाग है, तो वहाँ पर सैकड़ों पेड़ होते हैं आम के, वहाँ पर और कोई पेड़ नहीं होता है, तो इसे हम लोग एकल रूप में करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। मतलब कि जो यूरोपीय देश थे, जो जिन्होंने कुछ देशों को अपना गुलाम बना लिया था, मतलब कि औपनिवेशिक कॉलोनियल बनाया था, तो यूरोपीय लोगों ने अपने कॉलोनियल देशों में रोपड़ कृषि की शुरुआत की। उन्होंने इसकी शुरुआत इसलिए की ताकि उन्हें अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि जो गुलाम देश थे उनसे वो ज़बरदस्ती कुछ भी करवा सकते थे। इसलिए उन्होंने जो अपने कॉलोनियल कंट्रीज़ थी वहाँ पर इन्होंने रोपड़ कृषि करवाई। अब देखते हैं, यह बड़ी संपदा पूंजी व फसलों को उगाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके इसका बड़ा व्यापार होता है। मतलब कि इस कृषि को करने के लिए बहुत ही इस कृषि को करने के लिए हमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए बड़ी संपदा होनी चाहिए। जैसे कि अगर आम का बाग है तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए, और फिर वो लैंड वो दसों साल तक खाली नहीं हो सकता। मतलब कि वहाँ पर हम लोग कुछ और नहीं बना सकते। आम का पेड़ तैयार होने में बाग को तैयार होने में भी काफ़ी समय लगेगा, और जो वो लैंड होगी तो उस लैंड का कोई दूसरा उपयोग नहीं हो सकता है। तो इसमें जो फसल होती है उसको उगाने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो फसलें उगाई जाती हैं उसके लिए आधुनिक, मतलब कि अगर बाग लगाना है तो जैसे आम का ही बाग है तो उसमें कलमी बाग लगाई जाती है, जो कि वैज्ञानिक तरीका है, और उस पर अनेक दवाई छिड़की जाती हैं, खाद डाली जाती है, पेड़ों की धुलाई होती है ताकि जो मकड़ियों के जाले हैं उनसे उनका परागण रुके नहीं। इसका बहुत बड़ा व्यापार होता है, आयात निर्यात तक होता है रोपड़ कृषि। इसीलिए इसे व्यापारिक और व्यावसायिक कृषि भी कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है। इस कृषि में अत्यधिक लाभ की संभावना रहती है। तो जो रोपड़ कृषि की प्रमुख फसलें हैं वो हैं चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ और केला। मतलब कि जिनके बागान लगाए जाते हैं। चाय के भी बहुत ही बड़े बड़े बाग होते हैं, कॉफ़ी के होते हैं, गन्ने के होते हैं, केले के होते हैं, तो इसे रोपड़ कृषि कहते हैं। इसमें हमें सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो हमें जो सस्ते श्रमिक होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? स्थानीय लोग ही वहाँ कार्य करते हैं, क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे कम दामों पर भी कार्य कराया जा सकता है। तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ही हम लोग सस्ते श्रमिक में की कैटेगरी में रख लेते हैं। और यातायात की सुविधाएं भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि उत्पादन जो निकल रहा है वो सही समय से बाज़ार तक पहुंच जाए, ताकि वो आयात निर्यात तक पहुंच सके। तो हमारा इतना ही था रोपड़ कृषि। अब आता है कि जो ब्राज़ील में कहवा के बागान होते हैं उन्हें फैजेंडा कहते हैं। ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर रोपड़ कृषि होती है। तो भारत, श्रीलंका में चाय के बागान लगाए जाते हैं, मलेशिया में रबड़, और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केला, फिलीपींस में नारियल और गन्ना, इंडोनेशिया में गन्ना, और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं। यहाँ पर इन देशों में ये फसलें उगाई जाती हैं और कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग होता है। मतलब कि ये माल फैक्ट्री में जाते हैं और फिर से बनकर पैकेजिंग में होकर फिर से वापस आते हैं।
अब हमारी दूसरी कृषि प्रणाली आती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसको भी हमें नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत ही बड़ी होगी और वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल अनाज की खेती होगी। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें सभी कार्य यंत्रों द्वारा होते हैं, मतलब कि बड़ी खेती है तो सभी कार्य यंत्रों द्वारा ही होंगे। इस कृषि की मुख्य फसल गेहूं है। तो इसमें जो खेतों का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। सभी कार्य बड़ी बड़ी मशीनों से की जाती है। जैसे कि अगर मक्का बोया गया, जैसे कि अगर मक्का बोलते हैं भुट्टे को, भुट्टे की खेती, अगर मक्का बोया गया तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो फसल को काटती हैं और फिर उनका जो उत्पादन होता है वो निकालती हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसमें जो है तो लैंड बड़ा होगा, जो इस लैंड से जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो तो कम निकलेगा लैंड के मुकाबले, लेकिन जो प्रति व्यक्ति जो वहाँ का लेबर है तो प्रत्येक लेबर की आय ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सभी काम मशीनों द्वारा होते हैं, तो मशीन कम समय में ज़्यादा कार्य करती है और मशीन को चलाने के लिए कम लोगों की ज़रूरत होती है। ये कम काम में ज़्यादा काम करती है और कम समय में ज़्यादा काम करती है और इसमें श्रमिक भी कम लगते हैं। तो ये कहाँ पर होती है? ये मध्य अक्षांशों अर्धशुष्क क्षेत्रों में होती है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है अमेरिका के पियरीज, अर्जेंटीना के पंपास, यूरेशिया के स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये सभी घास के मैदानों के नाम हैं। अमेरिका में घास के मैदान को पियरीज कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। तो ये सभी मैदानी घास वाले क्षेत्र हैं। यहीं पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है। फिर हमारा आता है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि, इसमें फसल और पशुपालन साथ साथ होता है, इसीलिए इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। इसमें वो फसलें बोई जाती हैं जो चारे के रूप में हमें प्राप्त हो सके। जैसे गेहूँ, जब हम लोग गेहूँ को बोएंगे तो हमें गेहूँ भी प्राप्त होगा और उसका जो पेड़ है उसके पेड़ से भूसा बन जाता है जो पशुओं के चारे के रूप में काम आ जाएगा। ये सभी ऐसी फसलें हैं जो कि चारे में भी इस्तेमाल हो जाती है, मतलब पशु भी खाते हैं और अनाज के रूप में भी तैयार होती हैं। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है और शस्यवर्धन मतलब कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया का प्रणाली का प्रयोग होता है। तो शस्यवर्धन किसे कहते हैं? जैसे कि ये कोई लैंड है, इसके हम लोगों ने 4 भाग कर लिए। 3 भाग में हमने गेहूं को बोया और चौथे भाग में हमने जौ को बो दिया। गेहूं जो है तो ये नमी ज़्यादा सोखता है, ज़मीन की नमी ये ज़्यादा सोखता है। जौ ज़मीन में नाइट्रोजन भी छोड़ता है और उसकी नमी भी कम सोखता है। तो हम लोगों ने मान लिया 1 साल ये बोया, फिर जब हम लोग अगले साल बोएंगे तो हम लोग जौ को इस वाले पार्ट में कर देंगे और जो हमारे 3 भाग गेहूं के हैं वो ऐसे आ जाएंगे, मतलब कि जौ की जगह गेहूं आ जाएगा और गेहूं की जगह जौ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक साइकिल चलता रहता है ताकि ज़मीन की नमी बरकरार रहे और उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी ज़्यादा रहे। इसमें अधिक पूंजी व्यय की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मशीनें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, ज़्यादा मशीनें लगती हैं, तो उन्हें खरीदने के लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। रासायनिक खाद इसमें पड़ती है। रासायनिक खाद, ये मिश्रित कृषि है तो इसमें हरी खाद का भी इस्तेमाल होता है, मतलब कि जो पशुओं से हमें खाद मिलती है, जो गोबर वगैरह होता है उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और रासायनिक खाद का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुशल और योग्य श्रमिक चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मशीनों का प्रयोग होता है, तो मशीन चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए श्रमिक, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो इसके लिए हमें कुशल और योग्य श्रमिक चाहिए। और ये जो है तो अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में होती है। अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में इसका क्या कारण है? क्योंकि लोग पढ़े लिखे विकसित क्षेत्रों में ही होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग विकसित क्षेत्रों में ही होते हैं जो कि मशीनों का इस्तेमाल करना जानते हैं और अच्छे से खेती कर सकते हैं। हम यहाँ पर अत्यधिक विकसित क्षेत्र इसीलिए क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें देश की स्थिति आ गई कि लोग पढ़े लिखे भी हैं और जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं और उनका यूज़ करने वाले लोग भी हैं।
तो ये हमारे समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में होते हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तर पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप और दक्षिणी साइबेरिया और अफ्रीका के कुछ तटीय क्षेत्र आते हैं। अब हमारी अगली कृषि आती है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि हम सब लोग जानते हैं, जिसमें दूध का उत्पादन होता है। तो पशुओं को दूध व्यवसाय के लिए विशेष रूप से पाला जाता है, मतलब कि इसमें दूध का ही उत्पादन होता है, दूध ही इसमें मुख्य आप कह सकते हैं फसल होती है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जहाँ पर हम लोग पशुओं को पालेंगे उसके लिए हमें स्थान चाहिए, उनके लिए हमें चारा चाहिए और अधिक यंत्र चाहिए। अगर यंत्र हम लोगों को किस लिए चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने भैंस पाली तो भैंस को नहलाना भी है और उसको दूध भी निकालना है। अगर ज़्यादा भैंसें हैं तो लेबर ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं निकाल सकते, वो थक जाएंगे। इसलिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। दूध निकालने के लिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और वहाँ पर उनके हिसाब का टेम्परेचर बनाया जाता है। तो इसमें अधिक हम लोगों की मशीनें लगती हैं। उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, उनके प्रजनन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और इसमें वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। वर्ष भर श्रम की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि 3 महीने दूध निकला और फिर दूध पशु नहीं दे रहे हैं। इसमें पशु वर्ष भर दूध देते हैं। ये वर्ष भर जो है तो इसका व्यापार होता है और जानवरों की रख रखाव में भी अधिक श्रम लगता है, इसलिए हमें इसके लिए अधिक मजदूर चाहिए होंगे। ये नगरीय और औद्योगिकरण क्षेत्रों के समीप स्थापित होते हैं। नगरीय क्षेत्रों मतलब कि जहाँ पर दूध की खपत ज़्यादा है। क्योंकि गाँवों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर घर घर में गाय पली होगी या भैंस पली होगी, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये नगरीय क्षेत्रों में लगाया जाता है। मतलब कि डेयरी जो है तो नगरीय क्षेत्रों में लगाई जाती है। इसके लिए हमें अच्छे यातायात साधनों की आवश्यकता होगी, मतलब कि दूध पहुंचने में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। प्रशीत को मतलब कि कोल्ड स्टोरेज की भी हमें आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि दूध जल्दी ख़राब ना हो सके। दूध निकला और उसे जल्द से जल्द हमें बाज़ार तक पहुंचाना होता है, ताकि वो ख़राब ना हो सके। अब आधुनिक युग में दूध को काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखकर और पाश्चुरीकरण मतलब कि पाश्चुराइजेशन के ज़रिए उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है। जैसे कि जो हमारे पैकेट वाले दूध आते हैं तो वो पाश्चुराइजेशन के द्वारा होता है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिससे कि दूध बहुत जल्द ख़राब ना हो। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा और न्यूजीलैंड। अब हमारी अगली कृषि आती है भूमध्य सागरीय कृषि। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये भूमध्य सागर के आसपास की कृषि है, मतलब कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है, जैसे कि कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इस कृषि की प्रमुख फसल अंगूर है और इसके अतिरिक्त अंजीर, जैतून और कई रसीले फल उगाए जाते हैं। यहाँ पर अंगूर यहाँ पर ज़्यादा होता है, मतलब कि यहाँ पर वाइन वगैरह भी ज़्यादा बनती है। यहाँ पर वाइन और किशमिश, मुनक्के आदि का भी व्यापार किया जाता है। यहाँ पर अन्य रसीले फलों का भी उत्पादन होता है और भी जो हमारे रसीले फल हैं उनका भी उत्पादन यहाँ होता है। सर्दियों में जब यूरोप और अमेरिका में फलों व सब्जियों की मांग होती है तो इसी क्षेत्र से पूरी की जाती है। मतलब कि जब यूरोप और अमेरिका में ठंड में जब सप्लाई में शॉर्टेज होने लगती है फलों और सब्जियों की, तो वो यहीं से पूरी की जाती है। अब हमारी अगली कृषि है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि अधिक आर्थिक लाभ देने वाली कृषि है। इसमें सब्जियों, फलों और पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी लगती है। अधिक पूंजी क्यों लगती है? क्योंकि इसमें सिंचाई के लिए अच्छे साधन होने चाहिए, अच्छी उर्वरक होनी चाहिए और अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए। इसके लिए कभी कभी हरित गृह मतलब कि ग्रीन हाउस की भी व्यवस्था की जाती है और जो हमारे कृत्रिम ताप का भी उपयोग किया जाता है। और ये जो कृषि है ये नगरीय क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में
होती है जहाँ पर उपभोक्ताओं की आय ज़्यादा होती है। मतलब कि ये कृषि वहीं पर होती है जहाँ पर जो क्षेत्र विकसित होता है, जहाँ पर उपभोक्ताओं की आय ज़्यादा होती है। क्योंकि हमने देखा है जो हमारे फल और पुष्प वगैरह हैं तो वो हमारे नगरीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा बिकते हैं। इसके क्षेत्र हैं उत्तर यूरोप, उत्तर पूर्वी यूरोप और अमेरिका। और इस कृषि में जो फूलों का उत्पादन होता है उसे पुष्पोत्पादन, और जो सब्जियों का उत्पादन होता है उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्मिंग हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं, तो सब्जियों को हमें जल्द से जल्द बाज़ार में पहुंचाना होता है, तो उसके लिए हम लोग ट्रक को इस्तेमाल करते हैं। ट्रक रातों रात बाज़ार में जाता है और अपनी फसल को बेचता है। मतलब किसान अपने ट्रक से अपनी फसल ले जाता है और बाज़ार में बेचता है, इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अब आता है सहकारी कृषि। अब हमारे सहकारी कृषि ये एक कृषि करने का प्रकार है। सहकारी कृषि मतलब कि इसमें किसान लोग जो एक समूह बना लेते हैं और अधिक लाभ कमाने हेतु अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था, जो कोऑपरेटिव हमने देखे हैं इंस्टीट्यूट होते हैं, जगह जगह पर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट होते हैं, तो ये लोग उसमें भागीदारी करते हैं, उसमें ये लोग जो है तो जुड़ जाते हैं, तो इसे ही हम लोग सहकारी कृषि कहते हैं। जब किसान कोई सहकारी संस्था से जुड़ जाता है तो उसे ही सहकारी कृषि कहते हैं। इसके क्या क्या लाभ है हम लोग देखते हैं। ये संस्था सभी रूपों में किसान की सहायता करती है, जैसे खरीद करने, उचित मूल्य पर माल बिकवाने और सस्ती दरों पर साधन को जुटाने। जो हमारी सहकारी संस्था होती है वो किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए सही कीमत प्रोवाइड करती है। सस्ती दरों पर जो है तो साधनों को देती है, जैसे कि जो कृषि में मशीनें लगती हैं उनको भी वो कम दामों पर देती है। इसका प्रारंभ 1 शताब्दी पूर्व पश्चिमी यूरोप में हुआ था। इसका जो सबसे पहले जो विकास हुआ था, जहाँ पर इसके बारे में सोचा गया था, तो वो क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप। लेकिन इसे सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली। डेनमार्क में हर किसान जो है तो इसका सदस्य बना हुआ है, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। अब हमारी अगली कृषि है सामूहिक कृषि। तो सामूहिक कृषि इसमें किसान समूह बनाकर खेती करते हैं। इसमें कोई भी सहकारी संस्था नहीं होती। चलिए हम लोग देखते हैं ये वह कृषि जिसमें उत्पादन के साधनों का संपूर्ण स्वामित्व समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। मतलब कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे सहकारी संस्था में होता है। उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। वो किसानों को कम दामों पर साधन देती है, कम दामों पर बीज देती है, और जो हमारी उर्वरक होती है वो सब किसानों को कम दामों पर मिल जाती है। लेकिन सामूहिक कृषि में क्या होता है कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सभी किसान मिल जाते हैं और फिर अपने संसाधनों को एक साथ मिलकर लगाते हैं, जैसे भूमि, पशु, श्रम और भी उर्वरक वगैरह। तो ये लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि अगर किसान के पास छोटे छोटे खेत हैं, जैसे कि किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं, एक ही पास हैं, तो इन सबको किसानों ने जोड़ दिया। अब ये हमारा बड़ा लैंड तैयार हो गया। इस पर खेती करना बहुत आसान होता है। इस पर ट्रैक्टर भी चल सकता है और भी जो मशीनें होती हैं वो भी आराम से चल सकती हैं। तो इसकी शुरुआत समाजवादी राष्ट्र सोवियत संघ में हुई थी, जहाँ पर इसे कोल खोज कहा जाता है। ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता है। अब हमारी अगली जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो है हमारी खनन। तो खनन हम लोग किसे कहते हैं? जब धरातल से बहुमूल्य खनिजों को निकाला जाता है। जब हम लोग ज़मीन को खोद कर उससे खनिजों को निकालते हैं तो उसे हम लोग खनन कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें बहुमूल्य खनिजों को बोला है। अगर हम लोग भूमि से पानी निकालते हैं या फिर मिट्टी निकालते हैं तो उसे हम लोग खनन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुमूल्य नहीं होते हैं। पानी वैसे तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है मानव जीवन में, लेकिन उतनी नहीं है जितना कि हीरे और सोने की होती है, तो इसे हम लोग खनन नहीं कहेंगे। तो खनिज हम लोग देख लेते हैं किसे कहते हैं। खनिज एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है
जब हम लोग भूमि को खोद कर उससे खनिज निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं। जैसे कि पेट्रोलियम भी निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम में गैस भी होती है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, तो वो सब एक में मिले रहते हैं, तो उसे अलग किया जाता है। प्राचीन काल से ही खनिजों का उपयोग होता आ रहा है, लेकिन वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के द्वारा ही संभव हुआ। जो हमारे प्राचीन काल से जो हम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा है पहले भी, कि इसका महत्व बहुत रहा है। अगर खेती करनी है तब भी हमें खनिजों की आवश्यकता होगी, हमें लोहा चाहिए होगा हल बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, तो इस बर्तन बनाने के लिए अगर खनिज नहीं होते तो हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते। खनिजों की हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, ये प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। और जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो खनिजों के द्वारा ही संभव हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग कोई फैक्ट्री लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, मशीनें लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें खनिज का ही इस्तेमाल होता है। अगर हम लोगों को मशीन लगानी है तो मशीन लोहे से ही बनेगी या स्टील से ही बनेगी, तो ये सब खनिज ही होते हैं। तो बिना खनिज के कोई भी चीज़ मानव जीवन में आसान नहीं है। इसलिए जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो खनिज के बढ़ते उपयोग के द्वारा ही हुई है। आज के समय में उद्योगों का आधार ही खनिज है। जैसे कि मैंने कहा, अगर हमें कोई फैक्ट्री लगानी है तो इसमें हमें मशीनें चाहिए होंगी, बिल्डिंग बनाने के लिए लोहा चाहिए होगा, जो सरिया होती हैं, रॉड होती हैं, जो आयरन रॉड, उसकी ज़रूरत होती है। तो बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। अब खनन को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये दो कारक हैं खनन को प्रभावित करने वाले। एक होते हैं भौतिक कारक और दूसरा होता है आर्थिक कारक। भौतिक कारक, इसमें नेचुरल कॉजेस होते हैं, जैसे कि खनिज निक्षेपों के आकार, मतलब कि निक्षेपों का मतलब यहाँ पर खान से है। जो खनिज की खान होती है उसका आकार इस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उपस्थिति, अगर जैसे कि खान का आकार छोटा है तो उससे बहुत कम समय में निकाल लिया जाएगा, तो वहाँ पर खनन कुछ ही समय में रुक जाएगा। और अगर वहाँ की उपस्थिति अच्छी नहीं है, मतलब कि वहाँ पर ना ही सड़क है और ना ही कोई और वाहन के आने जाने का कोई तरीका है, तो वहाँ पर भी खनन नहीं हो सकता, क्योंकि खनन निकाल कर हमें मार्केट तक पहुंचाना होता है। वहाँ पर जो है तो उसको बहुत सी चीज़ें उसमें से अलग करी जाती हैं। तो पहला कारक हो गया भौतिक कारक। अब दूसरा कारक है आर्थिक कारक। तो खनन किस लिए किया जाता है कि हम लोग देखते हैं कि खनिज की मांग कितनी है। अगर किसी देश में तकनीकी ज्ञान कम होगा तो वहाँ पर खनिज का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि लोग मशीन ही नहीं बनाएंगे, तो वहाँ पर खनिज का इस्तेमाल कैसे होगा। लोग घर ही नहीं अच्छे से बना पाएंगे, तो उसका उपयोग क्या करेंगे। यातायात, तो इसके जैसे कि मैंने कहा कि यातायात की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों को इससे जो है मार्केट में पहुंचाना होता है। व्यय, अगर हमारा ज़्यादा व्यय आ रहा है, अगर हम लोगों को खनन करने में ज़्यादा व्यय आ रहा है तो ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, इसलिए ये कारक इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब खनन की आती हैं विधियाँ। तो खनन की दो विधियाँ हैं, धरातलीय खनन, जिसे हम लोग ओपन खनन भी कहते हैं, और दूसरा है भूमिगत खनन। तो धरातलीय खनन क्या है, जो हम लोग कम गहराई वाले क्षेत्र में करते हैं। ये मानव द्वारा ही कर लिया जाता है। जैसे कि हमें कम गहराई खोदनी है तो हम लोग मानव श्रम को ही लगा देंगे, हम लोग मजदूर लगा देंगे और वो लोग खोद देंगे कुछ ही दिनों में। इसका उपयोग हम लोग कम गहराई में स्थित खनिजों को निकालने के लिए करते हैं। हम लोग कम गहराई तक खोदते हैं और वहाँ तक जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं हम लोग उन्हें निकाल लेते हैं। ये सस्ती विधि है। हम इसमें ज़्यादा सुरक्षात्मक उपकरण, मतलब कि जो सेफ्टी के लिए लेबर को दिया जाता है उपकरण, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन है, उसका हेलमेट है, उसकी ड्रेस है, तो इन सब की ज़रूरत नहीं होती, जिससे कि व्यय बहुत ही कम आता है। इसका जो है तो ये बहुत ही जल्द हो जाता है। इसका शीघ्र उत्पादन होता है। हमें कम खोदना था, जल्दी से खुद गया वो, और उससे जो है तो खनिज निकाल लिया गया, तो इसमें समय कम लगा। अब हमारा आता है भूमिगत खनन। तो भूमिगत खनन बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा होता है। इसे कुपकी खनन भी कहते हैं। ये बहुत अधिक गहराई में पाए जाने वाले खनिजों को निकालता है, मतलब कि हमें ज़्यादा गहराई करनी है, ज़्यादा गहराई खोदनी होगी, ज़्यादा गहराई तक खोदना होगा।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। नीचे बहुत सी हानिकारक गैस होती हैं, आग लगने का खतरा रहता है और बाढ़ आने का भी खतरा रहता है। इसमें अधिक व्यय होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सुरक्षात्मक उपकरण इसमें ज़्यादा लगेंगे। इसमें लेबर की ड्रेस लगेगी, उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा, उसका हेलमेट और लिफ्ट लगाई जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को खर्च करना होता है। और धरातलीय खनन के मुकाबले यहाँ पर जो है तो अधिक लेबर भी लगते हैं। तो भूमिगत खनन कैसे होता है? इस विधि में लंबवत मतलब ऐसे सीधा सीधा, खड़ा, लंबवत मतलब होता है खड़ा खड़ा, कूपक गहराई तक स्थित होता है। इसमें जो लंबवत कूपक होता है तो वो इस तरह से स्थित होता है, जहाँ से भूमिगत गैलरियों खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली होती हैं। और जो ये कूपक होता है ये भूमिगत गैलरियों तक वहाँ तक इसकी पहुँच होती है और ये वहाँ से खनिजों को या गैसों को निकालता है। तो इसके क्षेत्र हैं हमारे अफ्रीका, अमेरिका, एशियाई महाद्वीप। और इन देशों का जो आय का जो स्रोत है वो 50% खनन से ही आता है। जो यहाँ की सरकार का जो आय, जो यहाँ के लोगों को जो आय प्राप्त होती है या सरकार को आय प्राप्त होती है तो वो खनन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आज हम लोगों ने अपना 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे।